दोस्तों, हरियाणा के सारे एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सब के सब भले ही कांग्रेस की जीत दर्ज करा रहे हो, कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे हो, लेकिन हरियाणा के सिटिंग चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने आज फिर हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह हरियाणा के नतीजे भी पलटने जा रहे हैं। बिल्कुल। कितनी सीटें लाएंगे आप? देखना, ऐतिहासिक सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर आई, हरियाणा भी उसी की तर्ज के ऊपर इसको रिपीट करेंगे। अब दोस्तों, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे खास नायब सिंह सैनी, आप कह सकते हैं जो शाह और मोदी की आवाज़ हैं। स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जाती है और ऐसा कहते हैं नायब सिंह सैनी उसको बोलते हैं। अब नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि साहब, नतीजे जो हैं वो ऐसे पलटेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में पलटे थे। अब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में दरअसल जब असेंबली के चुनाव होने जा रहे थे तो जो एग्जिट पोल आए थे उसमें कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन रातों रात जब अगले दिन मशीन खुली तो बीजेपी जीत गई। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब, छत्तीसगढ़ रिपीट होने जा रहा है हरियाणा में। और एक बात कल नायब सिंह सैनी, मोदी और शाह के सबसे परम मुख्यमंत्री, इन्होंने कल कहा था, बीती रात कहा था इन्होंने कि हमारे पास सारे इंतजाम हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मोदी और शाह का करीबी आदमी, पिछले 48 घंटे से बार बार ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं, क्यों वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजे पलटने जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है, सारे इंतजाम हमारे पास हैं, छत्तीसगढ़ का रिपीट हरियाणा में मिलेगा? ये जो कंफ्यूजन बार बार क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वो नौकरशाही को मैसेज दे रहे हैं या वाकई कोई पर्दे के पीछे खेल हो रहा है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि मशीनें खुलने में कुछ समय है। तो ये बातें क्यों की जा रही हैं, तो 8 अक्टूबर को दोपहर को ही पता लगेगा। लेकिन इधर मेरी आज कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि 100% वो कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बन रही है और जम्मू कश्मीर में उन्हें बहुत उम्मीद है। और जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। और आखिर में जब एक्सपर्ट से बात करूंगा, इस पर भी मैं राज खोलूंगा और ये भी बताऊंगा कि नायब सिंह सैनी जो है इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं, उनका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, वो भी आज बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस में जो बात आज चर्चा की विषय है वो ये है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने डिसाइड कर लिया है हु विल लीड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का नेतृत्व कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात, 72 घंटे में, अगले 72 घंटे में कांग्रेस शपथ लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं, अगले 72 रिजल्ट आने के 72 घंटे के अंदर हरियाणा में नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, बिना किसी नौटंकी और ड्रामे के। यू टेक इट फ्रॉम मी, बी रेस्ट एश्योर्ड। अब दोस्तों, 8 अक्टूबर को क्या होगा, मंगल के दिन क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और जैसे संकेत मिल रहे हैं, सबको पता है नतीजे हरियाणा में क्या आ रहे हैं और नतीजे जम्मू कश्मीर में क्या आ रहे हैं, इसके भी संकेत, सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी हारती है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए मोदी और शाह और हरियाणा भी हार गए, बिगेस्ट क्वेश्चन 8 अक्टूबर को एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा होगा वो ये है कि फिर आगे मोदी और शाह के लिए क्या, महाराष्ट्र में क्या होगा। और आज ही शरद पवार से बातचीत करके लौटे हैं टाइगर अशोक वानखेड़े। मैंने उनको स्टूडियो में बुलाया, आज मैंने उनको लाइव लिया, उनसे पूछा कि भाई, हरियाणा को तो हम देख ही रहे हैं, हमें नायब सिंह सैनी की बातों पर इतना भरोसा नहीं, भले वो जितनी चौंकाने वाली खुलासे करें। शरद पवार से आपकी क्या बात हुई, सुनिएगा। शरद पवार से क्या बातचीत हुई, शरद पवार ने क्या खुलासा किया, इस देश के असली चाणक्य ने क्या कहा, ये भी सुनिएगा। हरियाणा के बाद क्या हो रहा है, अशोक वानखेड़े टाइगर आपको बताएंगे। और हेमंत अत्री से मैं आज पूछने जा रहा हूं कि जो 72 घंटे में शपथ की तैयारी है, ये किस आधार पर है, ये जो कॉन्फिडेंस है कहां से आ रहा है कांग्रेस में, और क्या राहुल गांधी पहले से ज्यादा मैच्योर है? अत्री साहब से पूछूंगा। आज मैंने उमाकांत लखेड़ा साहब से भी पूछा है कि भाई, जम्मू कश्मीर में वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन रही है या कुछ लास्ट मोमेंट में वहाँ भी कुछ खेल हो सकता है छत्तीसगढ़ की तरह। हमारे साथ आज जगदीप सिंह संधू होंगे। संधू साहब के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा
और फिर बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, बहस की तरफ चलते हैं। संधू साहब पिछले 2-2.5 महीनों से हरियाणा के हर स्टेट हाईवे पर, हर नेशनल हाईवे पर जाकर 90 सीटों का जायज़ा ले रहे हैं। इसलिए उनकी जो बातें हैं, उनका जो आकलन है, उसके खास मायने हैं। जगदीप सिंह संधू, उनको भी सुनिएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इन महारथियों को सुनिए। वक्त भी वैसे बहुत कम बचा है नतीजे आने का। अत्री साहब, आप कह रहे हो कि 60 और 65 और सुनामी और आंधी और इस तरह की बातें हो रही कांग्रेस के बारे में, और आज मैं देख रहा हूं नायब सिंह सैनी, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आज एक वी साइन बनाया, वी साइन विक्ट्री का, और उन्होंने आज तक से कहा कि साहब जो छत्तीसगढ़ में आपने देखा था, छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी, कोई 50 सीट दे रहा था, कोई 55 दे रहा था। उन्होंने कहा साहब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रिपीट होने जा रहा है हरियाणा में, ये उन्होंने कहा है। तो कह रहे हैं कि हम ऐतिहासिक जीत की ओर कूच कर चुके हैं। मिस्टर अत्री, अगर आप नहीं चाहते मैं सुना दूं, जरा सुनाइए। कितनी सीटें लाएंगे आप? देखना ऐतिहासिक सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर आई, हरियाणा भी उसी की तर्ज के ऊपर इसको रिपीट करेंगे जी। ऐतिहासिक सीटें, विक्ट्री का साइन। दीपक जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं माननीय नायब सिंह सैनी साहब से, लेकिन उनका जो साइन गलत हो गया, मुझे लगता है वो साइन यूं होना चाहिए था, उल्टा भी। ये कल आपको, ये सीन कल आपको 1 बजे के आसपास मिलेगा। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ऐतिहासिक जीत गलत बोल दिया, ऐतिहासिक हार होगी, निश्चित मानिए। और अभी तक मैं आपको कह रहा था लगातार, याद हो आपको, पहले दिन के शो से लेकर आज तक के मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20। तो आज मैं आपकी अनुमति से, सारे पैनल, सारे साथी हैं सीनियर मेरे से, उसकी अनुमति से एक बात कह रहा हूं कि मैं उसको रिवाइज करना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें अब 12 से 20 आएंगी। 12 से 20। साहब एक बीच में कहिए तो टोकूं, इजाजत हो तो मैं टोकूं बीच में? जी जी माननीय। एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, अत्री साहब, जो आपने आवाज सुनी अभी, वो आवाज नायब सिंह सैनी की थी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि बाइट मैंने चलाई। लेकिन जो शब्द हैं वो अमित शाह के हैं। जो अमित शाह कहते हैं वो नायब सिंह सैनी बोलते हैं। अंडरमाइन मत करिए, अंडरमाइन मत करिए, क्योंकि 24 घंटे पहले, 24 घंटे नायब सिंह सैनी ने 24 घंटे पहले कहा था कि सारी व्यवस्थाएं हमारे हाथ में, सिस्टम हमारे हाथ में है, ये बोला था उन्होंने जी। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सिस्टम हमारे हाथ में, हरियाणा का डबल इंजन अभी भी है। दीपक जी, ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये छत्तीसगढ़ भी नहीं, याद रखिएगा, ये हरियाणा है। और हरियाणा में वो सब नहीं चलता। अमित शाह ने तो यहाँ बहुत कुछ कहा था, मोदी जी ने भी बहुत कुछ कहा था, उससे क्या फर्क पड़ता है। केवल एक बात जरूर कहूंगा कि कल सुबह 12-1 बजे तक जो ये ख्याल प्रकट कर रहे हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी, ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें सच्चाई कोई नहीं है। और क्या सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मिस्टर अत्री, क्या सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसके पीछे मोदी और शाह खड़े, जो मोदी और शाह की स्क्रिप्ट पढ़ता है, वो आपके आत्मविश्वास को टसमस नहीं कर पाया? आप अभी भी डटे हुए हैं, आपके कान पे कोई असर नहीं हो रहा नायब सिंह सैनी की सिटिंग चीफ मिनिस्टर की बातों का, दावों का? तो आप अभी भी अड़े हुए हैं, आप अभी भी अड़े हुए 60 पर कि कांग्रेस 60 ला रही है। दीपक जी, असर हुआ तो है, 15 से 20 पहले बताई थी आपको, वो घटा के 12 तो कर दी, और कितना असर करवाओगे? ऐसा मत कीजिए। 12 से 20 की रेंज है भारतीय जनता पार्टी की कल, ये याद रखिएगा, कल खुल जाएगा सब कुछ पता। कांग्रेस, और मैं हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं सुन लीजिए एक बार। आज जब आपने शाम को ये कहा कि भाई इस पे बात करेंगे, उसके बाद मैंने 2 पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं से बात की, सबसे दिग्गज नेताओं से, जो हरियाणा की रग रग से वाकिफ है, पार्टी के टॉप मोस्ट। बीजेपी उनका फिगर 23 नहीं पकड़ा। और जब मैंने उनके 23 सीटें पूछी, मैंने उनमें से 5 पे सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हो। कहा जी अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो फिर 23 कैसे हुई, तो 18 हुई। तो फिर वो हंसने लग गए। इसका मतलब समझ लीजिए आप। और कांग्रेस पार्टी का मैं फिर कह रहा हूं, पहले दिन से आज तक मैंने एक फिगर रखा है 60 ± 2, लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि अगर बाई दी वे कोई लहर हो जिसको बहुत बार हम नहीं पकड़ पाते, बहुत बार नहीं पकड़ पाते, तो उसमें फिर कांग्रेस पार्टी 65 से 67, 70 तक भी जा सकती है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी वही है। नायब सिंह सैनी कुछ कहें, मनोहर लाल खट्टर कुछ कहें, नरेंद्र मोदी कुछ कहें, उसमें केवल एक ही बात मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आरएसएस की जो प्रयोगशाला है उसके अंदर एक ही चीज सिखाई जाती है
कि बड़े से बड़े झूठ को बड़े से बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से बोलना चाहिए, तो उसके पारंगत हैं वो सारे। उस टेस्ट में पास होने के बाद ही उनको ये पद मिले हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओके ओके, अत्री साहब मैं आ रहा हूं, बहुत कुछ पूछना है आपसे। टाइगर, ये अत्री साहब हम लोग किंग कहते हैं और सब लोग मानते हैं, मैं नहीं अकेला कहता, लोग मानते हैं कि जर्नलिज्म के किंग हैं हरियाणा के। ये कह रहे हैं कि साहब चाहे नायब सिंह सैनी कुछ बोले या अमित शाह कुछ बोले या मोदी कुछ बोले या मोहन भागवत कुछ बोले या खट्टर कुछ बोले, कोई बोले, अत्री साहब कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत में बीजेपी को 20 सीटों से ज्यादा, 15 सीटों से ज्यादा नहीं दूंगा और कांग्रेस 60 क्रॉस कर सकती है। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नायब सिंह की बातें का कोई मतलब नहीं है। देखिए दीपक जी, अत्री साहब को सरकार बनानी नहीं है। सरकार किसकी भी आएगी उससे अत्री साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक पत्रकार है, आने वाली सरकार को भी सवाल पूछेंगे। जिन लोगों का स्टेक लगा हुआ है वो लोग हमेशा ऐसी बयानबाजी करते हैं। दूसरी बात, सैनी बेचारे अनएक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन कब क्या होता है जब आदमी के बुरे दिन आते हैं ना तो सब उसको लताड़ने लगते हैं। आप भी उनको मिसकोट कर रहे हैं और आप सैनी जी को बदनाम कर रहे हैं। सैनी से हमने कहा कि हम जीत रहे और ऐसा किया, वो विक्ट्री का साइन भी नहीं बोला उन्होंने, ना उन्होंने ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने वी फॉर वैनिशिंग बोला है कि हम अब हरियाणा के धरती से वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ओहो, वो वी फॉर वैनिशिंग है। आप उस गरीब बापड़े को ठीक से समझते नहीं, उसको ठीक से परिभाषित नहीं करते और हम सैनी साहब को बोलते हैं। अब अमित शाह उनके पीछे है, उनके पीछे खुद मोदी जी है, उनके पीछे भी संघ है। पहले आप ये तय करो कि तीनों साथ में है कि नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, जो खुद की गारंटी में ही फेल हो गया लोकसभा में, वो दे मुंह गिर गया, 180 पे आया, एजेंसियों के और मशीन के भरोसे 240 टिका, सारी सिस्टम साथ में होने के बाद भी 270 तक नहीं पहुंच पाया। वो इनको क्या पहुंचाएगा? सारे मशीनों का भी खेल कर दिया, सब कुछ भी खेल कर दिया। सवाल किसी के जीतने का, फिर मैं कहता हूं, हरियाणा किसी के बाप की बपोती नहीं। हरियाणा का भविष्य हरियाणा की जनता तय करेगी। कोई सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगी तय, चुनाव आयोग नहीं तय करेगी, षड्यंत्र नहीं तय करेंगे। ये वही कुरुक्षेत्र की भूमि है जहां षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचाने वाले महाभारत में धाराशाही हो गए। तो यहां षड्यंत्र काम नहीं करेंगे, एजेंसी काम नहीं करेंगी, यहां जनता जनार्दन काम करेगा। और पहले दिन से सारे पैनलिस्ट जो आज आपने सब इकट्ठा किए हैं, सब ये कह रहे थे कि ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है। और जहां जनता है, जहां जनता, जनार्दन कहते हैं हम, जनार्दन इस विष्णु का दूसरा नाम है। जहां जनता है, जहां सत्य है, वहां असत्य की पराजय तय है। कांग्रेस बाय डिफॉल्ट आएगी। तो कांग्रेस, मैंने कहा कि एग्जिट पोल ओंधे मुंह गिरेंगे। एग्जिट पोल इसलिए ओंधे मुंह गिरेंगे क्योंकि जो फिगर उन्होंने, कंजर्वेटिव फिगर जो कांग्रेस को दिया है, वो कई गुना ज्यादा, कांग्रेसियों को भी समझ में नहीं आएगा क्यों जीत रहे इतना। टाइगर, मैं आपकी बात समझ गया टाइगर, लेकिन मुझे सवाल करने दीजिए और सच्चाई बताने दीजिए। मोदी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह इस देश का वो शख्स है जो मोदी के बाद सबसे ताकतवर है। सारा सिस्टम उसके पास है, चुनाव आयोग, पुलिस, पैरामिलिट्री सब उसके पास है, सारी गढ़ चाणक्य के पास है। और अमित शाह का आदमी नायब सिंह सैनी है और नायब सिंह सैनी अपने साथ स्पीकर और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को बैठा के बोल रहा है कि सारी व्यवस्था, सारे इंतजाम हमारे पास हैं, आप चिंता मत करिए, सारे इंतजाम हमारे पास हैं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, हम इसी तरह से हरियाणा में खेल पलटने जा रहे हैं। तो हम इसको कैसे अंडरमाइन कर दें? कैसे टाइगर, कैसे अंडरमाइन कर दें? सिटिंग चीफ मिनिस्टर बोल रहा है सर। देखिए, किसी ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत नहीं, कांटे की टक्कर बताई। पॉइंट नंबर 1। छत्तीसगढ़ में ओंधे गिरे, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन इसमें सीबीआई, अडानी सब काम कर गए। तो सैनी भी तो यही कह रहा है सर। एक पूरी बात सुन लीजिए ना, आप जब सवाल पूछा तो फिर सुन लिया। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता सरकार चुनाव नहीं लड़ रही थी,
चुनाव बघेल लड़ रहे थे, आधे अधूरे मन से लड़ रहे थे, क्योंकि वो अडानी के पेरोल पे थे। ऐसा आरोप कांग्रेस ही लगा रहे। ठीक है, खुद कमलनाथ क्या थे ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने ही मीडिया में आके बताया। यहां कभी किसी ने बताया? यहां तो उल्टी गंगा बही। जिस तंवर को अपने साथ लेके घूम रहे थे वो भी हाथ छिटका के वापस आ गया। जिस शैलजा के लिए बहुत आंसू बहा रहे थे उस शैलजा ने भी टाटा बाय बाय कर दिया। यहां किससे उल्टी है? राज्य उल्टा होता है, तासीर अलग अलग होती है। ये तो महाराष्ट्र में भी बोल रहे थे 48 में से 40 सीटें लेके आएंगे। वही अमित शाह बोल रहे थे, वही अमित शाह जिनके पीछे ताकत थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वही अमित शाह जो सबसे बलवान और ताकतवान गृह मंत्री थे पटेल साहब के बाद, वही अमित शाह जो सारी एजेंसी को कंट्रोल करते हैं, वही ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जिससे हर तीसरा नेता महाराष्ट्र में अटका हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव लड़ा, सिंगल डिजिट पे बीजेपी आ गई। ये मैं आपको बता रहा हूं, बार बार उदाहरण देके मैं 100 उदाहरण दे सकता हूं कि जब जनता चुनाव लड़ती है तब कोई एजेंसी काम नहीं करती, कोई केंद्रीय नेतृत्व काम नहीं करता, कोई गारंटी काम नहीं करती जी। अब ऐसा है कि मैं नहीं, और बीजेपी वालों की एक गुण की मैं तारीफ करता हूं। कल शाम को 5 बजे भी किसी बीजेपी वालों को पूछोगे कि कांग्रेस 70 पहुंच गई और आप कहीं नहीं है, तो बोलेंगे अभी पुनः चुनाव नतीजे पूरे आने दीजिए। अभी हमारे को ऐसा हमारे पास संकेत है कि कुछ सीटों पे हमारी लड़ाई है और हम जीत रहे हैं। वो बेचारे दूसरे दिन तक सरकार बनने तक इस अपेक्षा में रहते हैं चलिए कि सरकार हमारी बन रही है, और ये पॉजिटिवनेस होनी चाहिए हर राजनीतिज्ञों में। तो ये पॉजिटिवनेस संघ ने उनको सिखाई है और संघ के पॉजिटिवनेस के साथ वो चलते हैं, तो ये तो ऐसा ही कहेंगे। लेकिन हमें देखना है, आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप हम तीनों के भरोसे बैठे हैं। दीपक भाई आपके भी सोर्सेस है, आपको भी पता है हरियाणा में क्या होने जा रहा है, आपको भी पता है जम्मू कश्मीर में क्या होने जा रहा है, और मैं तो अभी से बता रहा हूँ चुनाव इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है मैं अभी बता सकता हूँ आपको। तो ये रिटर्न ऑन द वॉल बताई दीजिए, शुरू में ही बता दीजिए, जरूरी थोड़ी ना आखिर में बता दीजिए महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। महाराष्ट्र में यदि कल चुनाव हो गया तो बीजेपी 50 से नीचे आती है 288 में, और पूरी एनडीए गठबंधन वहां पे 80 टच नहीं करता। 288 में 288। और महाविकास आघाड़ी 200 क्रॉस कर रही है। लिख लीजिए मेरे से। आज शरद पवार जी के साथ, अब आज मैं आपके, चलो आपके यहाँ आप तो कई बार ऐसी चीजें बुलवा लेते हैं। मैं सांगली में एक कार्यक्रम में था। सांगली में कार्यक्रम खत्म होने के बाद शरद पवार जी ने कहा कि आपसे बात करनी है। उस कमरे में सिर्फ मैं और शरद पवार थे, और साथ में एक शरद पवार के मित्र थे जो कार्यक्रम के आयोजक थे, लेकिन वो कमरे के एक कॉर्नर में बैठे थे। बड़ा सा हॉल था, एक सोफा सेट पे मैं और शरद पवार बैठे थे। शरद पवार ने कहा कि तुम्हारा आकलन क्या है? मैंने मेरा आकलन बोला तो उन्हें हंस दिया। तो मैंने इसके मायने क्या है? बोले कमोबेश सबका आकलन यही आ रहा है। एजेंसी जो इंटेलिजेंट रिपोर्ट है बीजेपी को जो दी गई है सरकार को, वो भी वही है जो मैं कह रहा हूं आपको। 200 सीट। आज शरद पवार जी की सबसे बड़ी चिंता क्या है? चुनाव जीतना नहीं है, चिंता है कि पार्टी में आने वाले लोगों को मना कैसे करें। ओहो, सबसे बड़ी दुविधा है। जिस शहर में जाते, आज शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया कि अगले 1 महीने के कार्यक्रम फुल है, उनके पास टाइम नहीं है, और हर स्टेज पे टाइगर लोग तो ऐसे आ रहे हैं। हर्षवर्धन पाटिल ने कहा कि मुझे चुनाव भी नहीं लड़वाया तो भी ठीक है, टाइगर छोटा मोटा कोई भी काम पार्टी दे तो मैं करूंगा शरद जी, लेकिन मैं आऊंगा आपके साथ। टाइगर हम तो कल की बात कर रहे थे, आपने तो 2 महीने आगे ले गए। मैं आपको बता ही रहा हूँ। नहीं, कल की बात जो अत्री जी ने कहा बिल्कुल उसी के साथ है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं कि नायब सिंह सैनी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बातों को अत्री साहब ने भी खारिज कर दिया, सीरियसली नहीं लिया। टाइगर ने भी सीरियसली नहीं लिया। अब देखना है नायब सिंह सैनी की बातें जो है। एक मिनट आपने एक मिनट सीरियस ये शब्द उठा के मुझे उत्तेजित किया बोलने के लिए। अहो, जिसकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती, जिसका कार्यकर्ता सीरियसली नहीं लेता, जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है वो सीरियसली नहीं लेते, वहां का ब्यूरोक्रेट उनको सीरियसली नहीं लेता, और आप कहते हो कि उनको सीरियसली हमने नहीं लिया। मैं और अत्री साहब तो सीरियस न लेने वालों में आखिरी इंसान है।
टाइगर कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, इनको इनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती, इनके नौकरशाह सीरियस नहीं लेते, तो हमने कोई ऐसा कसूर नहीं किया। बहरहाल देखते हैं कल मशीन जो है, जो मशीनें खुलेंगी वो नायब सिंह सैनी को सीरियसली लेती कि नहीं लेती। लेकिन मैं संधू साहब के पास आ रहा हूँ। संधू साहब, सारे हाईवे आपने नापे, नेशनल हाईवे जो हरियाणा से गुजरते हैं, स्टेट हाईवे जो है वो गुजरते हैं, फिर गाँव की पगडंडियां आपने नाप दी, कस्बों की सड़कें आपने नाप दी। मुझे अब ये बताइए, बहुत भूमिका नहीं, कोई जलेबी नहीं बनानी है, हमें सीधे सीधे आपसे जानना है कि इस वक्त आपका दिल, जहन, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है। 12 घंटे बचे, एक रात का वक्त है, बस बताइए दीपक आपको क्या लग रहा है। मैंने आपके ही शो में बहुत पहले कह दिया था लोकसभा। अरे आज बताइए प्रभु, आज हाँ आज क्या लग रहा है। 2005 रिपीट हो रहा है। 2005 अत्री साहब, ये 2005 क्या है? व्हाट इज 2005 भाई? 2005 में कांग्रेस को कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी। अच्छा जी। और विपक्ष सारा जितना भी है, अन्य या इनेलो, वो सारे सिमट गए। बुरा मत मानिएगा आप लोग, मुझे इतना मेरा दिल धड़कने लगता है। आप लोग कोई 67 बोल रहा है, 65 बोल रहा है, सर क्रेडिबिलिटी भी तो है। कुछ ऐसा ना हो जाए कल को कुछ, कल सुबह मुझे एंकरिंग भी करनी है। हाँ कोई बात नहीं दीपक जी, आपसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी हम 4 लोगों की है लगी हुई स्टेक पे। आप तो कह दोगे कि मैंने गलती की, मूर्खों को बुलाया था तो कुछ भी बच गए, आप तो बच जाओगे, हम कहां बचेंगे। हमने सिर्फ आपकी यहाँ नहीं, हर जगह हमने यही कहा है, क्योंकि हम वो पैसे लेने वाले पत्रकार तो नहीं है कि लिफाफा मिला तो चेंज कर दिया। जो वस्तु स्थिति है जनता जनार्दन बोलेगी। आपने दिन में 4 शो किए, एक के बजाय, तो भी यही नतीजे आएंगे सर, क्या करें। चलिए ऐसा है, जो स्थितियां जमीन पे हैं दीपक जी, उनको नकार नहीं सकते। और जिस तरह से अहीरवाल के बारे में कहा जा रहा था, अहीरवाल तो उनका गढ़ है बीजेपी का, जीटी रोड बेल्ट उनकी गढ़ है। अब हालत क्या हुई जीटी रोड बेल्ट पे, अहीरवाल में क्या हुआ आप पता करिए ना, आप चुनाव में देखिए ना क्या हुआ। और गुड़गांवा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, जो अहीरवाल है, मैं एक दूसरा ओपिनियन, बीजेपी के वर्कर ही नहीं निकले वोट डालने। अब सिंधु साहब, मैं देखिए ऐसा है कि मैं आपसे बहस तो कर नहीं सकता हूं, क्योंकि आपने पसीना बहाया है इस उमस भरे मौसम में। आप 2 महीने तक हरियाणा अपनी गाड़ी से चलते रहे, तो मैं आपसे देखिए कोई बहस नहीं कर सकता। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मुझे थोड़ा यकीन कम हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 2005 जैसा नतीजा आएगा, कांग्रेस 65 के ऊपर चली जाएगी, थोड़ा सा मुझे शंका है। बहरहाल, लेकिन जो आप कह रहे हैं सर माथे पे, अगर ऐसा होता है तो कल हम आपका स्वागत करें। लखेड़ा साहब, आप एकमात्र मुझे एक ऐसे एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट लिखे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, मोदी और अमित शाह के सिस्टम को हल्के में ना लें, आपने कहा था। क्या आपको लगता है कि आज की रात कोई गुंजाइश है अमित शाह के पास, मोदी के पास कोई गुंजाइश बीजेपी के लिए है, जहां वो 25 के ऊपर निकल जाए, 25 सीट के ऊपर आ जाए, 30 सीट पर आ जाए? क्योंकि अगर बीजेपी 30 पर आती है तो आगे चल के कुछ हो सकता है। ये जो दोनों हैं, अमित शाह और मोदी, जिनका आपने नाम लिया, इन दोनों के साथ एक बहुत राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। मैं देवीलाल की रैली कवर की थी मैंने, शामली में, यूपी में 89 में, और हरियाणा में कवर की थी मैंने। तो देवीलाल एक डायलॉग बोलते थे, लोक लाज और लोक राज। और ये भी कहते थे देवीलाल, अपनी सभा उनका भाषण देख लीजिए, उनके स्पीच के, कि लोक राज जो होता है, जनता का जो शासन है, वो लोक लाज से चलता है। और क्योंकि हरियाणा के चुनाव पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इन दोनों को लोक लाज से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। इनको लोक लाज से कोई मतलब होता, जरा सा भी लोक लाज होती, तो एक आदमी हरियाणा जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में, जो जिसका नेता जो पार्षद का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, उस व्यक्ति को आपने उठा करके और हरियाणा के लोगों पे थोप दिया। और 10 साल तक 9.5 नाम लेके बताइए ना साहब। मनोहर लाल खट्टर, जिसकी वजह से बीजेपी 10-20 साल के लिए हरियाणा से तबाह हो जाएगी। मेरा कम से कम 10 साल तक बीजेपी साफ हो जाएगी हरियाणा से। उसका कारण क्या है?
उसका कारण बहुत सिंपल है, कोई मैथमेटिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मोदी ने जो जो फ्रंट लाइन लीडरशिप थी हरियाणा में, आरएसएस बीजेपी की ग्रूम की हुई लीडरशिप थी, उसको जो फ्रंट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इन सबको खत्म करवा दिया 10 साल में। 10 साल का वक्त कम नहीं होता है। और उसको रिमोट कंट्रोल से गुजरात की लेबोरेटरी बना दिया हरियाणा को, कि जैसे ही आप जिसको सारे घर के बदल डालो, उसको हटा दो, उसको रोक दो, उसको रोक दो, और जो जिसकी शकल मनोहर लाल जी को पसंद नहीं है उसकी राजनीतिक डेथ कर दो। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, और आज जब इनका सफाया होने जा रहा है तो निश्चित रूप से इसके लिए एक ही व्यक्ति, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जिस तरह से इन्होंने मिस हैंडलिंग की, किसान आंदोलन की, महिला पहलवानों की, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और आज तो भाषण दे रहे हैं कौन? भागवत जी, आरएसएस के प्रमुख, राजस्थान में कह रहे हैं आज कि न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अरे ये किससे पूछ रहे हो सवाल? ये क्या कांग्रेस से पूछ रहे हो या कम्युनिस्ट पार्टी से पूछ रहे हो या किससे पूछ रहे हो? ये आप मोदी से पूछो कि 10 साल से आपने किया क्या। ये इन मुद्दों पर आपने 10 साल में किया, उनसे सवाल पूछो ना। ये सवाल आप ये आरएसएस के स्वयंसेवकों से क्यों पूछ रहे हो? तो ये जब मुझे लग रहा है कि इन्होंने जिस तरह से हरियाणा को तबाह मचाया, तबाही की, उसका खामियाजा ये भुगतने के लिए तैयार रहे। लखड़ा साहब, आपने कहा कि आज जयपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कई सवाल उठाए बेरोजगारी के और स्वास्थ्य के, शिक्षा के। मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने मोहन भागवत मोदी से ही पूछ रहे हो सकता है, क्योंकि नौबत ऐसी आने वाली है कि अब मोहन भागवत को मोदी से ही पूछना पड़ेगा। मैं अत्री साहब के पास आने जा रहा हूँ। अत्री साहब, आपने, टाइगर ने, सिंधु साहब ने और लखेड़ा साहब ने, चारों पत्रकार 30 साल प्लस का एक्सपीरियंस, यानी मेरे साथ इस वक्त 30 into 4 120 साल का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है। अब मैं क्या कहूँ? और चारों लोग कह रहे हैं, ऑल 4 टॉप जर्नलिस्ट आर सेइंग कि भाई ये मैच वन साइडेड है हरियाणा। तो अब जब मैच वन साइडेड है, छोड़िए नायब सिंह सैनी के बारे में बात नहीं करते हैं, मैं अब कांग्रेस पर बात आ रहा हूँ कि अगर कांग्रेस कल जीत रही है, बहुमत के साथ जीत रही है, तो क्या 10 जनपद ये बागडोर भूपेंद्र हुड्डा को देने जा रहा है? और अगर भूपेंद्र हुड्डा की जगह किसी और को चुन लिया, मान लीजिए किसी और को चुन लिया, तो फिर क्या हो जाएगा हरियाणा में? क्या इट विल बी अ ब्लंडर सर? ये ब्लंडर हो जाएगा अगर हुड्डा को नहीं बनाया। और ब्लंडर क्यों होगा? दीपक जी, देखिए बेसिकली क्या है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका सवाल है उसके मूल में है नंबर ऑफ सीट्स दैट बीजेपी द कांग्रेस विंस। सबसे मूल में इसके है कि कांग्रेस पार्टी की सीट कितनी आती है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो चुनाव की तैयारी की है ना, खासतौर पर मतगणना की, वो भूतों ने भविष्य है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आ रहे होंगे, परिणाम आ रहे होंगे, सॉरी, उस समय राहुल गांधी और पूरा समय, कल पूरा दिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और पूरी कांग्रेस लीडरशिप कल दिल्ली में रहेगी और सारे के फैसले, जितने भी फैसले, वो तत्काल गति से लिए जाएंगे। यानी कि जैसे ही परिणाम आएंगे, जैसे भी परिणाम आएंगे, उसके हिसाब से रियल टाइम में एक्शन होगा। 2 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति होगी, सीएलपी की मीटिंग फिक्स कर दी जाएगी और नेता चुनने में मैक्सिमम 72 घंटे ज्यादा का टाइम लगेगा। ओके टाइगर, द बिग क्वेश्चन इज दिस, जिस तरह से आप लोगों ने असेसमेंट दिया है सबने कि कल के चुनाव में कांग्रेस विल डू बेटर, हरियाणा में अच्छा करेगी, सरकार बना सकती है। अब ये 10 साल से जो हरियाणा था, ये मोदी जी के हाथ में था, डबल इंजन की वहां सरकार थी, मोदी जी ने एक किला बनाया था और वो हरियाणा जो कभी बीजेपी जीत नहीं पाई, उसको जीता उन्होंने। ये हरियाणा अगर मोदी के हाथ से निकलता है, ये जो गुजरात मॉडल की तर्ज पर जो उन्होंने खड़ा किया, तो मोदी और शाह का आगे क्या होने जा रहा है? अगर ये हरियाणा निकला, मान लीजिए जम्मू कश्मीर भी निकल गया, अगर ऐसी स्थिति है, इट विल बी अ बिगिनिंग ऑफ द एंड। क्या चीज? इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब अंत की शुरुआत होगी। क्योंकि 240 पे जवाबदेही बनती है इनकी, क्यों मेजोरिटी पे नहीं आए? संघ लगातार हमलावर है
पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर खींचातान जारी है। संघ ने जो नाम दिए ये इनके गले नहीं उतर रहे। जैसे जैसे ये राज्य हारते जाएंगे संघ अपनी ग्रिप और टाइट करते जाएगा, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। आप हरियाणा हारोगे, महाराष्ट्र हारोगे, झारखंड हारोगे, वो उसके बाद फिर संघ पूछेगा नहीं, संघ डिसीजन लेगा। और जब संघ डिसीजन लेगा, संघ इनको कतई नहीं कहेगा कि आप जाओ। लेकिन यदि पार्टी में ऐसा अध्यक्ष आया कि जो प्रधानमंत्री को पूछे कि मुझे बताओ ये डिसीजन कैसा लिया, किसको पूछ के लिया, संसदीय दल की मीटिंग बुलाओ, ये मुख्यमंत्री किसने, ये मुख्यमंत्री पार्टी तय करेगी। ओके, तो फिर या तो इज्जत से इस्तीफा देके जाएंगे कि उम्र मेरी बढ़ रही है 75 को, भले ही संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, लेकिन मैं मानता हूं, या फिर अपमानित होके पद पे बैठे रहेंगे। ओके, तो ये शुरुआत कह रहे टाइगर ने एक बड़ी एक बात उठा दी। टाइगर ने कहा कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी जो अंत है उसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि टाइगर ने महाराष्ट्र भी लाइन अप कर रखा है। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आज उनकी शरद पवार से मुलाकात हुई, शरद पवार से सुबह मुलाकात हुई, शाम को ये दिल्ली पहुंचे, आज लाइव हैं। इनका ये कहना है कि शरद पवार भी मानते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार, जिसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार कहते हैं, वो वहां पर आ रही। तो हरियाणा में झटका और फिर महाराष्ट्र में अगर झटका लगता है तो टाइगर ने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। मैं सिंधु साहब एक थोड़ा सा हटकर सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आप किसान आंदोलन के एकदम भीतर तक घुसे हुए थे। 8 अक्टूबर को मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मान लीजिए जिस तरह से आप लोग संकेत दे रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये जो बॉर्डर पे लाखों किसान हैं, कस्बों में, गांव में झंडे लेके चल रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उन पे लाठियां चली, आंसू गैस की गोली चली, ये जो किसान हैं, ये किसान, इन किसानों का अगला स्टेप क्या होगा? क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएंगे मोदी और शाह के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए? निश्चित रूप से कहा जा सकता है दीपक जी। और जो अभी तक गतिविधियां किसान जत्थेबंदियों में हो रही हैं, और मेरी बातें भी हुई हैं और इनके सारे बड़े नेताओं से मेरी बात हुई है, ये तय है कि अभी क्योंकि हरियाणा में कुछ हद तक धान खरीदारी शुरू हो गई है, पंजाब में अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि पंजाब में एक और बड़ा काम हो गया है कि वहां आड़तियों ने हड़ताल कर रखी कमीशन को लेके, और वहां खरीदारी शुरू नहीं हो रही। और वो खरीदारी, जो धान इनकी कैपिटल क्रॉप है और उसी पे ऊपर निर्भर है ये लोग, तो इसलिए वो 15 नवंबर तक खरीद हो जाती है जनरली। और फिर जो बुआई का सीजन है, वो गेहूं की बुआई है, उसमें कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं। तो इनका ये है कि पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा इश्यू बन गया है, जो ईस्ट कनाल प्रोजेक्ट था, उसमें भी कोई कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है राजस्थान में। तो जो 13 जिले हैं ईस्टर्न राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के, वहां एक नया संगठन अगले हफ्ते खड़ा हो जाएगा, जिसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। और वो संगठन और किसान आंदोलन के अन्य संगठन और उत्तर प्रदेश के संगठन और इवन उत्तराखंड के संगठन, वो भी इनके साथ आने वाले हैं। और एक पूरी प्लान बनी हुई है, इनकी आपस में चर्चाएं चल रही हैं। अभी इनका कहना है कि हम कुछ दिन देखेंगे, अभी कुछ दिन हम इंतजार करेंगे, कल के नतीजे देखने के बाद कुछ दिन और इंतजार करेंगे, और जब किसान अपना धान बेच लेंगे 15 नवंबर के बाद, तो उसके बाद फिर एक मूवमेंट शुरू होगा। और अब के इनका इरादा ये है कि पिछली बार तो सेमीफाइनल खेला था, अब के फाइनल ही होगा, फाइनल। और ये कह रहे हैं। हाँ, सिंधु साहब ने एक बड़ी बात की, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैप के जरिए। अगर आप ये मैप देख रहे हैं तो राजस्थान में, ईस्टर्न राजस्थान, यहां से इस वक्त किसानों का एक आंदोलन हो रहा है। हरियाणा जो आप देख रहे हैं, हरियाणा के बॉर्डर पर किसान अभी भी डटा हुआ है। पंजाब में भी शुरुआती किसान आंदोलन की पंजाब से हुई थी। और उसके अलावा ये एक नई बात कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा, जहां पर खेती होती है, मैदानी इलाका जो है, रुड़की वगैरह जो है, यहां पर भी किसान सब लामबंद हो रहे हैं। और दिवाली के बाद जब धान वान अपना बेच लेंगे तो एक बड़ा मूवमेंट करेंगे। और हो सकता है ऐसे टाइम पर भूपेंद्र हुड्डा वो दरवाजे खोल दें जो किसानों के लिए अब तक बंद थे। लास्ट क्वेश्चन अत्री साहब, लेकिन उससे पहले मैं जरा, अत्री साहब आपसे पहले मैं 1 मिनट का वक्त है। लकीला साहब, जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग रह गए। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और
आईएनसी की यानी कांग्रेस की सरकार बन रही है, या आपको लगता है कि बीजेपी कुछ सरप्राइज दे सकती है? नहीं, बीजेपी के सरप्राइज देने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि अभी जम्मू कश्मीर की जो हालात है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ये चुनाव हुआ, और पूरा जब बीजेपी ने दो काम किए 2018 में, 2019 में, जब इन्होंने वहां धारा 370 खत्म की और वहां स्टेट का दर्जा खत्म किया, उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था कि एक राजनीतिक प्रक्रिया, एक पॉलिटिकल प्रोसेस हम शुरू करेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करते करते इनको 6 साल लग गए। आज हालत यह है कि वहां जमीनी सच्चाई में, जमीनी हकीकतों में कोई फर्क नहीं है। बैक टू पेविलियन, ये जम्मू कश्मीर को उसी कंगाल बना करके ये वापस ले आए हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं बड़े शॉर्ट में तो आधा मिनट किसका है? अपर हैंड बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बन के उभर रही है और कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है। ये दोनों मिलकर के 90 सदस्यों की विधानसभा में, मेरी जो जमीनी रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है, 48 प्लस होंगे, 50 भी जा सकते हैं। लखेड़ा साहब का कहना है कि अगर जो हालात दिख रहे हैं कश्मीर में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यानी जो इंडिया अलायंस है उसका पलड़ा भारी है। और इन्होंने एक बात और कही कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, अगर हंग असेंबली है, तो ऐसे में इंजीनियर जो हैं, इंजीनियर राशिद, जिनको तिहाड़ से छोड़ा गया, इनके 4-5 अगर विधायक जीते और साथ में महबूबा पीडीपी पार्टी की हैं, ये सब मिलकर एक बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार हो सकता है। तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना इतना आसान कश्मीर और जम्मू कश्मीर में भी नहीं। अत्री साहब, लास्ट क्वेश्चन, एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आपको क्या लग रहा है कि अगर कल कांग्रेस चुनाव जीतती है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो हमें कोई ड्रामा दिखने नहीं जा रहा है, शैलजा वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा, ये सब कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा शपथ लेंगे और एक बहुत स्मूथ जो है आप कह सकते हैं एक शपथ समारोह होगा, एक स्मूथ सक्सेशन ऑफ पावर होगा, ऐसा आपका मानना है? लास्ट क्वेश्चन। दीपक जी, फिर वही बात है, ये सारा का सारा गेम डिपेंड करेगा फाइनल नंबर्स के ऊपर। लेकिन एक बात निश्चित मानिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा बहुत हाई लेवल की लॉबिंग होगी। वो हर एक स्टेट में होती है, यहाँ भी होगी, नोबडी कैन डिनाई दैट। जबरदस्त लॉबिंग होगी, सारी चीज होगी, लेकिन हाईकमान, और उसमें गजब की चीज एक और बताऊं, जो ये डॉगी मीडिया है, ये एक बहुत अलग तरह की हाइप भी क्रिएट करेगा। ये अलग अलग तरीके के बाइट्स भी लेगा, इधर से उधर से, फला से, जो लूज कैनन्स होते हैं। लेकिन फाइनली जो राहुल गांधी ने इस बार डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ के इमीडिएटली बाद आपको ध्यान है महाराष्ट्र अनाउंस होने वाला है चुनाव 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो वो कोई ऐसा नेगेटिव सीन क्रिएट नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस पार्टी का भी और इंडिया अलायंस का भी, जो पूरे देश का जो पैन इंडिया मैसेज है, उसमें कोई खराबी है। इस बात को लेकर के वो बहुत सजग है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो कंपिटिटर्स होते हैं ना, जैसे मनोहर लाल खट्टर मान लीजिए, मनोहर लाल खट्टर 14 में सीएम बने, आपको ध्यान है उनका नाम का प्रस्ताव किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, जो 6 बार के एमएलए थे। तो उसमें बेसिकली होता है कि स्मूथ ट्रांजिशन एंश्योर करती है पार्टी लीडरशिप। और इस केस में जो है बेसिकली कांग्रेस पार्टी कोई लूज कैनन्स के साथ नहीं खेल रही, सीनियर, मैच्योर और सीजन्ड पॉलिटिशियंस के साथ खेल रही है, उनको बुला करके सारी बात। लेकिन मीडिया जो है, वो जो कल गंद मचाने वाला है कांग्रेस के लेकर के, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं केवल आपको इतना कह सकता हूं, बीजेपी हर तरीके से, ये कोई, उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया, तमाम तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, निश्चित रहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं, अगले 72 रिजल्ट आने के 72 घंटे के अंदर हरियाणा में नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, बिना किसी नौटंकी और ड्रामे के। यू टेक इट फ्रॉम मी, बी रेस्ट एश्योर्ड। बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी नाटक के 72 घंटे, अगले 72 घंटों में जो है वो मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा। टाइगर, एक चीज पूछना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी आंध्र प्रदेश जैसी गलती नहीं करेंगे? जब वाईएसआर वहां पर उठ रहे थे, जगन मोहन रेड्डी, और जब उनके पिता की मौत हुई तो जगन मोहन रेड्डी को अगर बना दिया होता तो शायद आज आंध्र प्रदेश कभी जाता नहीं, नायडू बाबू होते ही नहीं सीन में। क्या आपको लगता है अब राहुल गांधी बहुत मैच्योर हो गए, बहुत मैच्योर हैं और इस तरह की गलती नहीं करेंगे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हुड्डा के बिना कांग्रेस का हाल वही है जैसे मछली को आप किसी जल से बाहर कर दे। तो क्या हुड्डा
को लेकर कोई डबल थॉट नहीं है राहुल गांधी में और वो मैच्योर हो गए? आंध्र प्रदेश में गुलाम नबी आजाद थे, अभी गुलाम नबी आजाद पार्टी में नहीं, एक मेजर फर्क है। दूसरी बात, ये पूरी कमान जो है इस बार चुनाव की, जिस हिसाब से दोनों भाई बहन ने लग के वहां प्रचार किया, अब इनके आगे कोई ये बोल नहीं पाएगा कि ये जीत राहुल गांधी की जीत नहीं है। राहुल गांधी ने भारत पदयात्रा के बाद अपने आप को जननायक के रूप में एस्टेब्लिश किया और वो फसल अब काट रहे हैं। हरियाणा में उनकी उमड़ती हुई भीड़, लगातार आपने रिपोर्टिंग की, शोज किए उस पर, ये सारी बातें बता सकते हैं कि अब राहुल गांधी के डिसीजन पे सवाल लेने के लिए ना हुड्डा जी प्रयास करेंगे, ना शैलजा जी प्रयास करेगी, और ये दो नेता छोड़े तो बाकी वहां चिल्लर है, बाकी कोई नहीं है कि जो इस पे आवाज करेंगे। और ये दोनों नेता को जानते हैं कि राहुल गांधी अब वो G20 के भरोसे नहीं, राहुल गांधी बावरिया कौन है वहां पे, उनके भरोसे नहीं। हाँ, थोड़ी सी राहुल गांधी को थोड़ी चिंता ये जरूर करनी पड़ेगी कि जो बीजेपी के स्लीपर है वेणुगोपाल टाइप्स, उनसे थोड़ा सजग रहना होगा। उन्हें माकन का अपने दामाद के प्रति प्रेम जो उमड़ रहा है अशोक तंवर के प्रति, उसको जरा उनको नकेल डालनी होगी। तो बड़ी बात कही कि 72 घंटों में मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा अगर कांग्रेस जीतती है, स्मूथ ट्रांजिशन होगा। और जहां तक भूपेंद्र हुड्डा की बात है, तो भूपेंद्र हुड्डा के बारे में जो संकेत हमारे पैनलिस्ट ने दिए कि 2005 के बाद भूपेंद्र हुड्डा एक सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज कांग्रेस का है, जिस तरह से लोकसभा में 5-5 का मुकाबला ड्रॉ किया, उसके पीछे भूपेंद्र हुड्डा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भूपेंद्र हुड्डा की जो टीम है, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और राहुल गांधी उस बुनियाद को नहीं हिलाएंगे कांग्रेस की, जिसकी बुनियाद की जड़ में आज भूपेंद्र हुड्डा है। बुनियाद नहीं हिलाएंगे, इमारत वरना हिल सकती है। अत्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए और कुछ घंटों के बाद आप रूबरू होंगे और मुझे लगता है लोगों को आपको सुनने की बड़ी बेचैनी है। और कल जो है 8 अक्टूबर को हम देखेंगे। कयामत की रात तो सुनी, कल कयामत की सुबह है, तो आप जरूर आइएगा। और मुझे लगता है कि सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, किंग ऑफ हरियाणा का। टाइगर, आप भी समय निकालिएगा, क्योंकि हर आदमी, हर चैनल आपके पीछे पड़ा है। कोई आपका कुर्ता खींचे जा रहा है, कोई जो है पीछे से हाथ पकड़ ले जा रहा है। तो कोशिश करिएगा, मैं तो ना कुर्ता खींचता हूँ ना हाथ खींचता हूँ, स्वेच्छा से आइए, है ना। और सिंधु साहब, आप भी वक्त निकालिएगा। लखेड़ा साहब, आपका भी मैं इंतजार करूंगा कल के दिन, क्योंकि एक ऐसा जी, सिंधु साहब कुछ कह रहे थे? निकालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप मेरे पे दीपक जी नतीजे जो भी आए, उस नतीजों को सामने फेस करेंगे। उनमें से वो नहीं, नतीजे कोई भी आए, टाइगर फेस करने को तैयार। टाइगर, थैंक यू सो मच।